हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको आप कहते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो आज आपकी सीडीपी की पहली क्लास है जो कि थ्योरी क्लास होगी, यानी कि टॉपिक वाइज आपकी क्लास होगी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है जिसमें पूरा सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक करने वाले हैं। ये क्लास आपकी नेक्स्ट सीटेट 2024 की है, यानी कि जो सीटेट आपका अपकमिंग है, जो आने वाला सीटेट है, उसकी नई क्लासेस स्टार्ट हुई है, जो कि बिल्कुल जीरो से यानी कि बिल्कुल बेसिक से एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं या जो बच्चे कई सालों से सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। और ध्यान पूर्वक जो है, मतलब ये है, असल में मुद्दा यही होता है कि आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए जो है आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस बार हमने यही क्लास स्टार्ट की है कि आपका बेस मजबूत करेंगे और पहले थ्योरी को समझेंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को सिलेबस के हिसाब से, उसके बाद में प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर पहले ही प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता और बेस नहीं बन पाता। फिर चाहे आप कितने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाएं, आपने 100 क्वेश्चन, 200, 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन क्या होता है कि हम उन प्रश्नों को ही याद कर पाते हैं, जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं उनको रट लेते हैं, और जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा भी बदल दिया तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक बार आपका टॉपिक वाइज चीजें क्लियर हो जाएं आपको मेन सिलेबस के हिसाब से, तो फिर कितने क्वेश्चंस परिवर्तन होते रहे और कितने नए नए प्रश्न आते रहे, आप सब सॉल्व कर लोगे। तो कुल मिला के मैं आपका यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, पहले आप टॉपिक वाइज क्लासेस करो, उसके बाद में पीवाईक्यूज की क्लासेस भी करेंगे हम, और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करेंगे। तो जबरदस्त क्लासेस आपकी चलने वाली है। तो जितने भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। बिल्कुल पहली क्लास है आज सीडीपी की, तो यहीं से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आज से ही आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी, आपकी कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सीटेट की मतलब 101% कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी, इतनी सटीक तैयारी कि इसके बाहर आपका पेपर नहीं फंसने वाला, पूरे 100% नंबर आपके इसी में से आएंगे। तो अगर आप तैयारी पूरी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक जाना चाहते हैं, एक सीरीज में सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक वाइज हिसाब से एकदम बेहतरीन तैयारी बिना टेंशन के सीटेट को पास करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको सारी क्लास मिलती रहे। टाइमिंग आपकी 9 बजे की है, रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है आपकी। एक क्लास और कल से मैं ऐड करने वाला हूं, जो आपकी 8 बजे हुआ करेगी, 8 बजे फिर 9 बजे क्लास हुआ करेगी आपकी, सी टेट वाली क्लासेस। और सुपर टेट वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास 3 बजे रखी है, 3 बजे आज भी क्लास हुई थी, तो कल भी 3 बजे होगी, तो 3 बजे आप आ सकते हैं अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि वॉइस वगैरह ठीक है। और हाँ जी, टेलीग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है सारी चीजों की। जी गुड इवनिंग सभी को, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। चलो एक बार वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग भी आ चुके हैं फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और उसके अलावा भाई जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना, या ऐसे टीचर अकेडमी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जो आपके चैनल का नाम है वही प्ले स्टोर पे ऐप का भी नाम है। यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, आपके पूरे नोट्स आपके बहुत जबरदस्त हैं। और नोट्स में से आपका पूरा पेपर, इस बार भी आपका अच्छा खासा पेपर नोट्स में से ही फंसा है पूरा। तो नोट्स जाके आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको यहाँ से पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, बहुत जबरदस्त नोट्स है, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो ये ऐप से जाके आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, ठीक है। हाँ जी। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम तो सबको ही पता है, आई एम न्यू स्टूडेंट जी। स्वागत है सभी का भाई, नए स्टूडेंट का भी स्वागत है। मेरा कल एडमिशन होगा बीटीसी में, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। एग्जाम तो अभी दिसंबर में जाके होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपकी, ठीक है। सीटेट दे सकते हैं आप, जो लोग भी इस बार एडमिशन ले रहे हैं वो लोग भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ जी। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या। चाइल्ड डेवलपमेंट से पहले बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, यानी कि विकास क्या है। तो विकास को अगर मैं सिंपल सबसे आसान शब्दों में आपको बताऊं, बिना किसी परिभाषा के, वैज्ञानिक शब्दावली को हटा के या मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा हटा के, आम भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो विकास का मतलब दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो विकास का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, जिसको सिंपल भाषा में परिवर्तन कहते हैं, कि कोई भी चीज आपकी बदल रही है, इसका मतलब विकास हो रहा है। अब वो विकास जो है वो आपका मतलब परिवर्तन जब होगा, तो वो चीजें कम भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। यानी कि वो जो विकास है वो आपका पीछे की तरफ भी जा सकता है, आगे की तरफ भी जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मानो कि जैसे हम बात करते हैं ना, देश का विकास नहीं हो रहा, देश का विकास करो, मोदी जी देश का विकास करो, ये वो है ना, दुनिया भर की बातें करते हैं कि ये मंत्री लोग विकास क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना।
या बात करते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, ऐसे बात करते हैं, हमारे देश ने काफ़ी तरक्की कर ली है, आगे बढ़ गया है देश, देश ने विकास कर लिया है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे भी जो मतलब उसका निकलता है, मतलब उसका बदलाव से ही है या परिवर्तन से ही है। भाई कुछ परिवर्तन होगा तभी तो विकास कहेंगे हम उसको कि विकास हुआ है। आपके गाँव में पक्की सड़कें बन गई हैं तो बदलाव हुआ है ना? आपके गाँव में जो है हैंडपंप लग गए हैं हर मोहल्ले में तो बदलाव हुआ है। यानी कि जो नया परिवर्तन होता है, उसी को हम डेवलपमेंट कह देते हैं। है ना? और ये परिवर्तन जब बढ़ोतरी की तरफ हो, यानी कि माइनस ना हो के प्लस में हो, तो हुन उसको हम और अच्छा विकास मानते हैं। विकास की जो परिभाषा है या विकास का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो मोस्टली 99 हम लोग ह्यूमन लोग जो है, वो उसी बढ़ोतरी की तरफ वाले विकास को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव वाले विकास को कम एक्सेप्ट करते हैं। भई हमारा जो हेल्थ है, वो अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। अब ये तो था डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट क्या है, आपकी बढ़ोतरी क्या है, मतलब आपका विकास क्या है। अब इसी विकास को अगर हम लेके आ जाएँ बच्चे के लिए, बाल विकास उसको बना दें, यानी कि उसके साथ साथ में एक शब्द लगा दिया चाइल्ड या बाल विकास। तो यानी कि बच्चे में जो परिवर्तन होते हैं, वो बाल विकास है। भाई जो परिवर्तन जनरली हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं, तो प्रकृति का विकास है। देश में परिवर्तन हो रहे हैं, तो देश का विकास है। गाँव में परिवर्तन हो रहे हैं, तो गाँव का विकास है। लेकिन अगर बच्चे में परिवर्तन हो रहे हैं, तो बच्चे का विकास है, यानी बाल विकास है। सिंपल डेफिनिशन के बिना इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे हम। तो बच्चे में क्या परिवर्तन होते हैं? बच्चे में बहुत सारे, जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसमें रोज़ ही चेंजिंग कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले बच्चा रोना स्टार्ट करेगा पैदा होते ही, है ना? फिर वो बच्चा जो है धीरे-धीरे जो है दूध पीना सीखेगा, खाना सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, है ना? फिर धीरे-धीरे बात करना सीखेगा। फिर उसका शरीर जो है वो धीरे-धीरे बड़ा होता रहता है, उसकी हाइट बढ़ेगी। फिर वो भागना-दौड़ना सीखता है, फिर साइकिल चलाना सीखेगा, फिर बहुत सारे काम, फिर पढ़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा। तो ये जो जितने भी परिवर्तन हैं, हमारे हमारे अंदर या बाहर, मतलब एक बच्चे के जो अंदर की तरफ या हमारे शरीर के बाहर की तरफ जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब बाल विकास है। अब ये तो हो गई हमारी आम भाषा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब शब्दावली पे आते हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन-कौन से शब्द आपके इम्पोर्टेंट है विकास से रिलेटेड। अब आते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती रहती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो ये डेवलपमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है। जैसे बच्चा जिस दिन पैदा होगा, उससे भी पहले, बल्कि पैदा होने से बात बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गर्भधारण की बात कर रहे हैं हम। जब माँ बच्चे को पेट में कंसीव करती है फर्स्ट डे, उसी दिन से आपका विकास स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का विकास उसी दिन से स्टार्ट हो गया। तो जो 9 महीने का जो पीरियड है, जो माँ के पेट में है बच्चा, वो भी विकास में इंक्लूड है। वो भी विकास के अंदर ही इंक्लूड है, क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे भी परिवर्तन हो रहा है। भाई बच्चा जब स्टार्टिंग में कंसीव करेंगे तो वो तो सिर्फ़ स्पर्म है ना? उसमें आपको कोई आकृति थोड़ा नज़र आएगी कि बच्चा है, नहीं दिखाई देगा। धीरे-धीरे वो जो है बच्चे की शेप लेता है, ब्रेन बनेगा बच्चे का, फिर बच्चे का जो है शरीर बनना स्टार्ट होगा, हाथ-पैर बनेंगे, फिर शरीर बड़ा होता जाएगा, फिर एक पूरे ह्यूमन बॉडी की तरह वो बच्चा बनेगा। तो ये भी परिवर्तन है, मतलब धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है उसमें भी, तो वो भी परिवर्तन है, तो वो भी विकास के अंदर आ जाएगा आपका। तो गर्भधारण से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कई बच्चे फँस जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि विकास कब से कब तक चलता है? तो आप कहते हैं कि विकास जो है जन्म से किशोरावस्था तक चलता है। या फिर कह देते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है ना? यही कहते हैं हम कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये गलत है आपका। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास नहीं कहते, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। जन्म से पहले का जो गर्भधारण का पीरियड है, गर्भावस्था वाला पीरियड है, वो भी आपका उसमें इंक्लूड होगा, तब आपकी परिभाषा या आपका जो डेफिनिशन, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा होगा। विकास आपका जो है गर्भधारण से स्टार्ट होके मृत्यु तक चलता रहता है। अब यहाँ पे कोई एक आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि 18-20 साल की उम्र तक हम कहते हैं कि आपका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, आप परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद आपकी वयस्कावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो क्या उसमें भी आपका विकास होता रहता है? क्या आपका 40 साल की उम्र में विकास हो रहा है या 50 साल की उम्र में विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। सिर्फ़ शारीरिक विकास ऐसा है, जो हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट है, वो सिर्फ़ ऐसा है जो 18 साल पे आके रुक जाता है या 20-22 साल की उम्र में आपके बिल्कुल रुक जाता है, उसके बाद में आपका शारीरिक विकास नहीं होता। लेकिन उसके अलावा सारे विकास आपके चलते रहते हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, क्यों नहीं होगा? आपने सिर्फ़ क्षमता में परिपक्व हुए हैं आप मानसिक विकास में, लेकिन आप ज्ञान तो डेली ले रहे हैं। भई अभी भी आप जो है सभी लोग जो है 22-25 साल के हैं, है ना? कुछ लोग तो 30 के भी होंगे, कुछ 28 के होंगे, कुछ 32 के होंगे। तो क्या अभी आप लोगों का संज्ञानात्मक विकास नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। अभी भी आप ये जो चीज़ें सीख रहे हो या किताबें पढ़ते हो या जो वीडियोज़ देख रहे हो, तो आप कहीं न कहीं नॉलेज ले रहे हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आस-पास के वातावरण से सीखते रहते हो, तो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है।
उसी प्रकार से भाषा का विकास भी हो रहा है, क्योंकि आजकल हम नए-नए इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। पहले हम सिर्फ हिंदी बोलते थे और उर्दू, उसके अलावा इंग्लिश का प्रचलन बाद में आया, तो हमने इंग्लिश भाषा सीखनी स्टार्ट कर दी। तो ये भाषा विकास भी आपका 40 साल के व्यक्ति ने भी इंग्लिश सीखी है, 50 साल के व्यक्ति ने भी इंग्लिश सीखी है। तो भाषा विकास भी, सामाजिक विकास भी, आपका संज्ञानात्मक विकास भी, सारे ही विकास आपके पूरी उम्र भर चलते रहते हैं मृत्यु तक। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक आपका चलता रहता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई कॉपी पेस्ट मत करो यार। देखो कमेंट में आप एक कमेंट कर दो, सिंपल काफी है वो। बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट करोगे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ये गलत बात होती है आपकी, ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करते रहना भाई सब लोग, है ना? एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो को लाइक कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं। विकास जो है वो बहुआयामी होता है, इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुआयामी का मतलब ये होता है कि विकास जो है उसके बहुत सारे प्रकार हैं। आयाम मतलब प्रकार, जैसे कि आपका शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, भाषा विकास है। ये क्या है आपके? ये आपके विकास के प्रकार हैं, यानी कि आयाम है आपके। अब ये तो विकास था। विकास के मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी बात बताई थी, क्या है आपका? प्रगति, उन्नति, बढ़ोतरी या परिवर्तन। ये शाब्दिक इसके अर्थ कह सकते हैं आप। ये इनसे आपको याद रहेगा विकास क्या है। विकास, प्रगति मतलब वही बढ़ोतरी हो रही है, कुछ चेंजिंग हो रहा है ना? जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। उसके अलावा अरस्तू की एक परिभाषा है विकास को लेकर के। ये परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आसान और सटीक है। मतलब बहुत लंबी बातें नहीं की इन्होंने, कुछ ही शब्दों में सारा ही सारा सारा विकास जो है इन्होंने एकदम डेफिनेशन उसकी दे दी, आराम से एक्सप्लेन कर दिया उसको। क्या बोला अरस्तु ने? विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। क्या कह रहे हैं? विकास क्या है? आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। परिवर्तन तो है, विकास का मतलब ही परिवर्तन है, विकास तो बदलाव होगा ही होगा। लेकिन आंतरिक और बाह्य कारण, अब आंतरिक और बाह्य कारण क्या क्या है? आंतरिक कारण को अगर आप सिंपल समझोगे बिल्कुल बेस में, तो जो माता पिता के द्वारा आपको जीन्स प्राप्त होते हैं, जो विशेषताएं आपको प्राप्त, वो तो आंतरिक कारण है आपके। भाई वो आंतरिक कारण है, जो भी आपके जीन्स में, डीएनए में जो भी चीजें, विशेषताएं आपकी फीड है, कि आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, है ना? आप मोटे होंगे या पतले होंगे, ये भी आपका डिपेंड डिपेंड करता है आनुवंशिकता। वो अलग बात है कि बाद में हम जिम जाके अपने आप को पतला कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली आप अपने माता पिता के जैसे ही दिखते हैं। तो कुछ तो ये आंतरिक कारक हैं। बाह्य कारक क्या हो जाएंगे? जब बच्चा पैदा हो चुका है उसके बाद में उसको कैसा खाना मिल रहा है, उसकी देखभाल कैसी हो रही है, उसको शिक्षा कैसी मिल रही है, किस तरह से उससे बातचीत की जा रही है, किस तरह के माहौल में वो बच्चा पढ़ रहा है या रह रहा है। तो ये बाह्य कारक है। अब दोनों ही कारक, एक तो आंतरिक हो गए, एक बाह्य हो गए, दोनों से ही आपके जो भी बच्चे में परिवर्तन आते रहेंगे वो आपके विकास कहलाएगा। तो ये अरस्तु की परिभाषा है। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? एक बार जरा कमेंट में मुझे बताओ यस लिख के। विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? अब उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है? और मुझे बताते भी रहना कि क्लास आपको ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। मजा आ रहा है समझने में, चीजें आपको समझ में आ रही हैं? और अगर आपको यहाँ पर जो है कोई शब्द ऐसा लगे जिसका मीनिंग आपको ना समझ आए, या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना आए, तो उसको हैंड टू हैंड कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि आप अपने सवाल जो है या अपने डाउट्स जो है हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं। तो आप अपने कमेंट जो है करके सारी बातें पूछ सकते हैं। गुरुजी लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब आगे तो अभी से ही स्टार्ट करो। ऑल क्लियर टीचर जी? यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब बात करें विकास के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो विकास के बारे में, लक्षण का मतलब ये है सिंपल। विकास से कोई प्रश्न आएगा, ये टैग वर्ड है आपके। टैग वर्ड आपके प्रचलन में है ना, दिमाग आपका यही चीज इस तरह से काम करता है। हालांकि मैंने बोला हुआ है कि आप टैग वर्ड पे कम ध्यान देके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि पहले टैग वर्ड चला करते थे। 2018-19 में बनाए थे मैंने सबसे पहले टैग वर्ड, ये जन्मदाता मैं ही हूँ इन टैग वर्ड्स का। अगर आपको पता हो, पुराने बच्चों को तो पता ही होगा। ये कॉन्सेप्ट ही मैं लेके आया था। टैग वर्ड मैंने ही ऐजाद किए थे, ये अलग से मैंने निकाले थे 2018-19 में। सबसे पुरानी मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बाकी और सब लोगों ने जो है इसको कॉपी किया है। तो अभी क्या है, मैं टैग वर्ड्स पे इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, मना करता हूँ, क्योंकि अब सीटेट जो है ना, वो सीधे प्रश्न नहीं पूछता। अब ऐसे फैक्ट बेस्ड प्रश्न नहीं पूछेगा, विकास के बारे में 4 कथन दे दिए अब सही बता दो, नहीं पूछेगा ऐसे। बड़ा घुमाता है, बहुत लंबे लंबे आपके प्रश्न आते हैं। अभी वन लाइनर प्रश्न नहीं आते, ऑप्शन आपके ऐसे नहीं आते कि इतना प्रश्न बन जाएगा कि सिंपल एक लाइन में आ जाएगा। एक प्रश्न कम से कम 8-10 लाइनों में आपके बनता है, इतना लंबा प्रश्न बन रहा है आजकल। तो वो इतना घुमाता है कि टैग वर्ड की ऐसी तैसी हो जाती है। अब आपके टैग वर्ड उतने काम नहीं करते, और काम करेंगे तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें से समझ करते हैं, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है
तो टैग वर्ड भी काम नहीं आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी सारी चीजें बनती हैं। लेकिन इनसे क्या है कि ये जो शब्द होते हैं ये कॉन्सेप्ट ही हैं आपके, तो ये डायरेक्टली आपको जो है आपके ऑप्शन में मिल सकते हैं। जैसे कि विकास के बारे में अगर ये लिखा आ जाए ऑप्शन कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सीधा, ये विकास निरंतर ही चलता है। ये बात आप सबको पता है ना? तो पहला जो विशेषता है या पहला जो लक्षण है विकास का वो यही है आपका सीधा, कि विकास जो है वो निरंतरता होती है। विकास गर्भधारण से लेके और मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरा क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप चरण में चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे कि बच्चा जो है, जैसे इसमें आप देखो तो बच्चा सबसे पहले पैदा होते ही होता है जब, तो उसका अपने शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन उसके बाद में सबसे पहले बच्चा गर्दन को संभालना सीखता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर बच्चा बैठने के बाद जो है घुटनों के बल चलना, क्रोलिंग करना सीखता है। उसके बाद में बच्चा खड़े होना सीखेगा, और खड़े होने के बाद जो है बच्चा फिर धीरे धीरे सहारा लेके किसी टेबल का, चारपाई का चलना सीखेगा। उसके बाद में बिना सहारे के चलना सीखेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चरण है। अब इसके बिना चरण के बच्चा डेवलपमेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते ही खड़े हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। चाहे वो कहीं का भी, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाइना का बच्चा हो, जापान का हो या इंडिया का हो, कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, ये चरण फॉलो करेगा। तो विकास हमेशा ही स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसी प्रकार से बोलने का विकास है। भाषा विकास की बात करोगे तो पहले बच्चा रोना सीखता है, फिर बच्चा कूइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, बाबा बाबा मामा मामा, फिर एक शब्द बोलना सीखेगा, फिर दो शब्दों वाले वाक्य बोलेगा, फिर पूरे वाक्य बोलेगा। तो ये चरण होते हैं। विकास हमेशा ही आपका क्रम बाय क्रम चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बिना क्रम के नहीं चलेगा। अचानक से नहीं होता विकास। उसके अलावा लचीलापन होता है विकास में। लचीलेपन का मतलब ये होता है कि विकास को, एक तो विकास बहुत सख्त नहीं होता कि एकदम सीधी रेखा में चलेगा आपका। विकास में लचीलेपन का मतलब ये भी है कि विकास घटता और बढ़ता है। विकास कभी तो बहुत तेजी से होता है और कभी बहुत धीरे से होता है। ये सिंपल फॉर्मूला है और ये अच्छी चीज है। इसमें क्या है, इसमें आप अपनी तरफ से भी में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे बच्चे का विकास चल रहा है तो उसमें आप उसको खान पान कैसा दे रहे हैं। अगर खान पान अच्छा होगा, बच्चे को पौष्टिक आहार मिल रहा है, तो बच्चे का विकास थोड़ा अच्छे वे में होता है, बढ़ोतरी उसकी ज्यादा होगी। और अगर आप उसको शिक्षा अच्छी देंगे तो उसका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास भी अच्छा हो जाएगा। लचीलेपन का मतलब यही है कि उसमें या तो बदलाव किया जा सकता है और उसको सही दिशा में आप मोड़ सकते हैं। विकास को भी सही दिशा में लेके आप जा सकते हैं। उसके अलावा विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक का मतलब ये है आपका, मात्रात्मक वो होता है जिसको नापा जा सके मात्रा में। 1 किलो, 2 किलो, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 सेंटीमीटर नाप सकते हैं आप। जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे का वजन बढ़ता है। अभी बच्चा 2 किलो का था, फिर बच्चा जो है 3 का हो गया, फिर 5 किलो का, फिर 7 किलो का, फिर 10 किलो का, 20 किलो, 50 किलो का हो गया बच्चा। तो इसको नाप सकते हैं आप आराम से, है ना? उसी प्रकार से हाइट भी नाप सकते हैं, है ना? हाइट बच्चे की 1 फीट थी, फिर 1.5, फिर 2 फीट हो गई, फिर 5 फीट का हो गया बच्चा। तो इस तरह से आप क्या नाप सकते हैं, हाइट भी नाप सकते हैं। तो विकास आपका गुणात्मक है, वो मात्रात्मक है। लेकिन कुछ विकास ऐसे हैं जिसको नाप नहीं सकते। जैसे सामाजिक विकास, सामाजिक विकास को नापने का कोई पैरामीटर नहीं है ना? कोई इसका टूल नहीं है। इसको सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी कि देख करके पहचान कर सकते हो कि बच्चों को कितनी चीजें आती हैं। बच्चा बड़ों के साथ में कैसा व्यवहार करता है, बड़ों के घर पे आने पे उनको सलाम करता है या नमस्ते करता है ना? या बच्चा जो है अपने सहपाठियों के साथ में मिलजुल के रहता है या नहीं रहता है? अपने भाई बहनों के साथ में खाना या चॉकलेट या जो भी चीज़ है वो शेयर करता है या नहीं करता है ना? भाई बहनों के साथ में झगड़ा भी होता है, वो भी सामाजिक विकास का हिस्सा है ना? बहन की चुटिया पकड़ के घुमा दिया, बहन ने चिमटे से मारा भाई को, ये भी आपका सामाजिक विकास है। इसमें ये भी सब चीजें चलती हैं। विकास सिर्फ अच्छा नहीं होता, विकास आपका बुरा भी मतलब विकास में दोनों ही पहलू आते हैं ना, भाई बहनों वाला झगड़ा भी आता है, प्यार मोहब्बत भी आता है। तो विकास जो है, क्या कह रहे थे हम, कि कुछ विकास ऐसे हैं जो नाप नहीं सकते आप, सिर्फ उन्हें गुण के आधार पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, तो वो गुणात्मक होता है। और कुछ को नाप सकते हैं, तो वो आपके मात्रात्मक। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का विकास होता है। ये एक विशेषता है इसकी, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद में बात करें बहुआयामी। जो आपका डेवलपमेंट है वो बहुआयामी है, वो सिंगल नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये बहुत ज्यादा सीटेट में बार बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा कि विकास जो है वो एक आयामी है, तो गलत हो जाएगा, बहुआयामी सही हो जाएगा। एक आयामी क्यों नहीं है? क्योंकि विकास का सिंगल एक पार्ट नहीं है, विकास के कई सारे आयाम है। शारीरिक विकास हो गया, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, इस प्रकार से बहुत सारे विकास बटे हुए हैं, तो ये आयाम होते हैं आपके। विकास प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब रेफरेंस में होता है, यानी कि प्रासंगिक का मतलब होता है, रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज से कनेक्टेड होना, है ना? कहते हैं ना, रेफरेंस से हटके क्यों बात कर रहे हो?
बात यहाँ पे चल रही थी अभी जो है इलेक्शन की, और ये अपनी गर्लफ्रेंड का दुखड़ा सुनाने लग गया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो काली है, मैं क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूँ उसको। तो बेटा पहले क्यों नहीं देखा था? हाँ, पहले बनाने से पहले क्यों नहीं देखा? तो मतलब वो क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट से हट के बात हो गई है ना, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप रेफरेंस से हट गए। रेफरेंस का मतलब है किसी चीज का प्रभाव पड़ेगा, किसी चीज से जुड़ा होना, संदर्भ से जुड़ा होना। तो इसी प्रकार से विकास भी किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड होगा। अकेला कोई सिंपल, मतलब अकेला तत्व नहीं है, वो समाज से जुड़ी हुई चीज है, आपके परिवार से, आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई चीज है। आप जिस जगह पे रहेंगे आपका विकास उसी प्रकार से होगा। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से विकास होगा, सऊदी अरब में रह रहे हैं सऊदी अरब के हिसाब से विकास होगा, अमेरिका में होंगे अमेरिका के हिसाब से होगा। यानी कि आपकी सामाजिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, वो आपके विकास को प्रभावित करती है। विकास आपके वातावरण से जुड़ी हुई चीज है, आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं। अगर आप जो है तमिलनाडु में पैदा हुए तो आपकी मातृभाषा तमिल ही होगी, हिंदी नहीं आएगी आपको। और आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो हिंदी भाषा आएगी आपको, तमिल या बंगाली नहीं आएगी। तो विकास का किससे कनेक्शन हुआ आपका? आपके वातावरण से, जहां पे आप रह रहे हैं उस कल्चर से, उन लोगों से, वहां की भाषा से, वहां के खान पान से। अब आप जो है, अगर आप यहाँ के हैं उत्तर प्रदेश के, या आप जो है बंगाल के हैं या बिहार के हैं, तो गारंटी है, जाहिर सी बात है कि दाल चावल में मजा ही आता होगा आपको, कढ़ी चावल खाने में आपको मजा ही आता होगा। नॉर्मल है ये, कोई कितना भी अमीर हो कितना ही गरीब हो, कढ़ी चावल और दाल चावल ये फेवरेट डिश है यहाँ की, एकदम जबरदस्त। लेकिन अगर आप साउथ में जाएंगे, वहां पर इडली डोसा सांभर ये चीजें चल रही, तो आपके विकास जो कनेक्ट करेगा आपकी संस्कृति से या आपके वातावरण से कनेक्ट कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा व्यक्तिक विभिन्नता आपके विकास में रहेगी। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ अंतर आपके जरूर पाए जाएंगे। सभी बच्चों का विकास एक जैसा कभी भी नहीं होता, डिफरेंस आपका देखने को आपको मिलेगा। एक बच्चा अगर एक बच्चे का शारीरिक विकास में अंतर आपको दिख सकता है, जैसे 2 साल के बराबर बच्चे हैं, एक बच्चा आपका हाइट में बड़ा है, एक छोटा है। लेकिन जैसे ही वो 4 साल बाद आप देखो, जो छोटा वाला है वो बड़ा हो चुका होगा, जो बड़ा जो दिख रहा था वो उससे छोटी हाइट का रहेगा। तो ये डेवलपमेंट में अंतर चलता रहता है, ये आगे पीछे चलते हैं विकास। व्यक्तिक विभिन्नता इसको कहते हैं, कि कहीं ना कहीं अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर ये क्लास वर्ग 3 के लिए है? हाँ हाँ, वर्ग 3 वाले आप ले सकते हैं, टेट वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि सीडीपी तो सेम ही होती है। जी। एक बार आपकी कमेंट भी देख लेता हूँ क्या क्या पूछ रहे हैं। गुरुजी विकास को कैसे माप सकते हैं? वृद्धि को ही माप सकते हैं। तो जो वृद्धि है वही तो विकास का एक पार्ट है, विकास का ही तो पार्ट है आपका। जो वृद्धि है ना, वो आपका विकास का ही पार्ट है, शारीरिक विकास का हिस्सा होती है आपकी वृद्धि। अभी आगे मैं उसको भी आपके वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, किस तरह से उसको देखेंगे आप, वो अभी आगे बात करेंगे। दिन में भी क्लास चलती है क्या सर? नहीं, अभी तो यही चल रही है आपकी क्लास, दिन में सुपर टेट की चलती है। क्लास की टाइमिंग बता दो। 9 बजे की क्लास का टाइमिंग है, अभी एक क्लास 8 बजे करने की सोच रहे हैं। तो फिर आपके दो क्लास हुआ करेंगे, एक 8 बजे एक 9 बजे। हम्म। विकास में एक रूपता और विभिन्नता। मैं भी ठीक हूँ। जेबीटी की वैकेंसी आ रही है, उसकी कोचिंग करवाते हैं आप? करवाएंगे, उसकी भी करवाएंगे, अभी आने दो। और बाकी तो ये क्लासेस भी आपकी उसमें हेल्प करेंगी, और जो आपकी यूपीटेट की क्लासेस चलेंगी वो उसमें हेल्प करेंगी, तो कनेक्टेड है सिलेबस, लगभग लगभग ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। अब देखो, विकास के मुख्य आयाम की बात करेंगे। विकास के मुख्य आयाम जो होते हैं वो सिर्फ 4 ही हैं। क्या? 4 हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आयाम कह लो या प्रकार कह लो, विकास के प्रकार अगर आप कहोगे तो मुख्य प्रकार 4 ही हैं। वैसे अगर गिनोगे तो 4 से 6 भी हो जाएंगे, और 8 भी हो जाएंगे, और 10 भी हो जाएंगे। मुख्य कौन कौन से हैं आपके? ये है आपके, देखो। शारीरिक विकास है आपका, जो आपके शरीर से संबंधित है, जिस जो आपका वजन और आपकी हाइट बढ़ती है। संज्ञानात्मक विकास है आपका, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपके ब्रेन से संबंधित होता है, आपकी मानसिक क्षमता से। तो जो आपकी मानसिक क्षमता से रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं हैं, आपका सोचना, आपकी चीजों को याद रखना, और आपका कल्पना करना, आपका निर्णय लेना, समस्या को सॉल्व करना, ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी संज्ञानात्मक विकास के अंदर आ जाती हैं। मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड आपकी आईक्यू, आपके प्रश्नों को सॉल्व करना, किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उसका निर्णय कैसे लेते हैं, है ना। वो सारी चीजें जितनी भी दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपकी संज्ञानात्मक विकास के अंदर आ जाती है। फिर आता है आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। आप समाज में ही रहते हैं, आप लोग जो है लोगों के बीच में ही रहते हैं ना, अकेला नहीं रह सकता कोई भी व्यक्ति। इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं समाज में,
उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? आप किस तरह का बर्ताव लोगों के साथ में करते हैं? लड़ाई झगड़े करते हैं या प्यार से रहते हैं आप? या सामाजिक नियम का फ़ॉलो करते हैं? अगर आपका किसी के ऊपर हाथ लग जाए गलती से तो आप उसको सॉरी बोल देंगे, है ना? अगर कोई सामान गिर जाए तो आप सॉरी बोलेंगे, या कोई रास्ते में किसी को मदद की ज़रूरत है, आप मदद कर देते हैं उसकी। तो सामाजिक विकास का एक पार्ट होता है विकास का। डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब इनके अलग-अलग वीडियो आएगी इन सारे विकासों की। संवेगात्मक विकास होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी भावनाएँ होती हैं, जैसे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप जो है डरे हुए हैं, ये सारे क्या हैं, ये इमोशंस हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट अलग चीज़ है आपकी। तो ये 4 तो हो गए आपके, ठीक है? ये 4 तो हो गए मुख्य वाले आयाम आपके। इनको अगर याद रखोगे पीसीएसई, पीसीएस होता है ना आपका पीसीएस-ई, इस तरह से आप इसको याद रख लो, तो आपके ये चारों विकास आपके हो जाएँगे इंग्लिश वाला है ये। बाकी इसमें इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है इनको याद रखना। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 आपके मुख्य हैं। उसके अलावा भाषा विकास है, नैतिक विकास है ना? उसके अलावा कई सारे अलग-अलग प्रकार से हमने बाँट रखे हैं, लेकिन मेन मुख्य प्रकार के ये 4 ही होते हैं आपके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके विकास की अवस्थाओं की। बाल विकास की अवस्थाएँ जो होती हैं, उनकी बात करेंगे और उनकी विशेषताएँ क्या-क्या होंगी, उनकी बात करेंगे। जैसे कि पहली अवस्था तो आपकी गर्भावस्था ही होती है, जिसको गर्भधारण से स्टार्ट होती है और 9 महीने तक चलती है। प्रेग्नेंसी इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो पहली अवस्था तो ये है। लेकिन साइकोलॉजी में इसका अध्ययन नहीं होता। यानी कि हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन नहीं होता। हम गर्भावस्था का अध्ययन नहीं करते हैं, मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, वो इसका अध्ययन करते हैं। हम बेसिकली समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये मनोविज्ञान का पार्ट नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान आपका स्टार्ट होता है जन्म के बाद। तब से ही आपका जो है बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट तो पहले स्टार्ट हो गया, सॉरी, मतलब उसके बाद में बच्चे का लर्निंग स्टार्ट होती है, और जो विशेषताएँ हैं जिनका हम अध्ययन कर सकेंगे, वो अध्ययन जन्म के बाद ही कर सकेंगे। उससे पहले हम बच्चे की विशेषता का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है ना, वो शेषावस्था से किशोरावस्था तक ही होता है। तो एक बार ये प्रश्न भी आया था, यूपी टेट में आया था, हालाँकि सीटेट में नहीं आया था, लेकिन फिर भी आ सकता है, टेट तो एक जैसे ही होते हैं, कि साइकोलॉजी में बच्चे की कौन-सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें ये चीज़ें कन्फ्यूज़ कर जाती हैं कि आप सोचते हैं कि सारी अवस्थाएँ होंगी, तो कई बार सारे बच्चों ने लिख दिया आपका कि गर्भधारण से लेके वयस्क अवस्था तक का अध्ययन होता है, जबकि वयस्क अवस्था का अध्ययन साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में नहीं होता है। वयस्क अवस्था विकास का तो एक पार्ट है, लेकिन वयस्क अवस्था अध्ययन का पार्ट नहीं है, साइकोलॉजी के अध्ययन का। चलिए फिलहाल आपकी स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस क्या है आपकी? पहली अवस्था हो गई आपकी ये गर्भधारण की, जो जन्म से पहले की अवस्था है। फिर आता है सेकंड नंबर पे आपका शेष अवस्था। शेष अवस्था इन्फेंसी होती है आपकी, जन्म से लेके 2 वर्ष तक ये चलती है आपकी, ठीक है? उसके बाद आता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। चाइल्डहुड को 2 भागों में बाँटा गया है। एक अर्ली चाइल्डहुड, एक मध्य या उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि जिसको मिडल चाइल्डहुड आप कहते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था तो 2 से 6 वर्ष तक की होती है, और मिडल वाली जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तो ये 2 भागों में इसको बाँटा गया है आपका, ठीक है? मध्य बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। उत्तर बाल्यावस्था भी इसी को कहते हैं, और इंग्लिश में लेटर चाइल्डहुड इसी को कहते हैं, सेम है, अलग से मत समझ लेना कि अभी आपको लगेगा कि प्रारंभिक तो ये हो गया, मध्य हो गया, तो लेटर वाला इसके बाद आएगा, नहीं। इसी को ही लेटर कह देते हैं, और इसी को ही आप जो है ये कह देते हैं उत्तर बाल्यावस्था। फिर आपकी किशोर अवस्था शुरू हो जाती है, ये आपके 12 साल से 18 साल तक चलती है, और फिर उसके बाद में 18 से ऊपर जितने भी रहेंगे आप, 18 के बाद आप वयस्क हो जाएँगे, ठीक है? फिर आपकी गिनती वयस्कों में होगी, आप वयस्क हो जाएँगे, एडल्टहुड हो जाएँगे, ठीक है? तो ये तो आपके चरण हो गए। ओके, अब इनकी विशेषताएँ क्या-क्या रहेंगी उसकी बात करेंगे। एक बार आपकी कमेंट्स पे नज़र डाल लेता हूँ, है ना? डेवलपमेंट अप टू डाउन होता है कि डाउन टू अप होता है? डेवलपमेंट डाउन टू अप नहीं कहते, बॉटम अप कहते हैं उसको, है ना? तो डाउन टू अप ही होता है आपका, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ही चलेगा विकास, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और ये जो डाउन टू अप है, और या टॉप डाउन है, तो ये जो थोड़ा-सा डिपेंड करता है किस विकास की आप बात कर रहे हैं। तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। ये जो फ़ॉर्मूला आप पूछ रहे हो ना, कि विकास जो है ऊपर से नीचे की ओर चलेगा या नीचे से ऊपर की, इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अलग-अलग सिचुएशंस में बदल जाता है। अब विकास, जैसे अभी हमने बात की थी, विकास जो होता है वो लचीला है। विकास ऐसा ज़रूरी नहीं कि विकास सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता ही रहेगा, विकास घट भी जाता है। मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं,
आपने इंग्लिश की क्लासेस लगानी स्टार्ट कर दी। आप इंग्लिश के कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे आपने इंग्लिश सीखी 2 महीना, 3 महीना, तो आपकी इंग्लिश क्या हो रही है? इम्प्रूव हो रही है, यानी कि आपका विकास बढ़ रहा है, आपका भाषा विकास बढ़ रहा है। 3 महीने के बाद आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप फिर अपने गाँव में आ गए और इंग्लिश का इस्तेमाल आपने बंद कर दिया, क्योंकि गाँव में तो लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो वहाँ पे आप इंग्लिश यूज़ भी नहीं कर रहे हो, आपके दोस्त भी नहीं हैं इंग्लिश बोलने वाले। तो धीरे-धीरे क्या होगा, आप जो चीज़ें आप सीख के आए थे इंग्लिश की, वो धीरे-धीरे आप भूलना स्टार्ट हो जाएँगे। ऐसा हर किसी के साथ होता है, ये नेचुरल है, विस्मृति भी हमारा एक गुण है। तो आप देखेंगे कि 5 महीने, 6 महीने बाद आप जो इंग्लिश सीख के आए थे, वो आप भूल चुके हैं, आपको अब नहीं आती। तो ये क्या हुआ, ये डेवलपमेंट नीचे की तरफ गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि जो है विकास आपका टॉप टू डाउन भी हो गया आपका, नीचे की तरफ भी गया है। तो ये विकास सिर्फ़ बढ़ता नहीं है, सिर्फ़ आपका घटता है, यानी कि दोनों तरीके से हो सकता है। बॉटम अप भी हो सकता है और टॉप डाउन भी हो सकता है। और इसी प्रकार से अगर शारीरिक विकास की बात करोगे तो शारीरिक विकास टॉप टू डाउन होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट ऊपर से नीचे की ओर होता है, सर से पैर की ओर। पहले बच्चा गर्दन सँभालना सीखता है, फिर कमर को सँभालना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर भागना सीखता है। तो मतलब यही है कि बच्चे का विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अप टू डाउन होता है। तो अलग-अलग सिचुएशंस में बदल जाता है, इसलिए इसको फिक्स मत करो, है ना? कि इधर से होगा या इधर से होगा, दोनों तरीके से हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। चलिए, आपको सवाल का जवाब मिल गया है? गुड इवनिंग सर, मेरे घर के लोग बहुत लाइक करते हैं आपको, 2020 से जानते हैं, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेहानमद जैद। आपका नाम पढ़ा भी नहीं जा रहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सीटेट का टाइम 8 बजे कर दीजिए। 8 बजे भी रहेगा आपका एक क्लास और फिर दूसरा आपका 9 बजे रहा करेगा। सर मैं कंप्यूटर सीखे थे चलाना सर, पर अब नहीं आता चलाना। हाँ, वही होता है कि हम धीरे-धीरे चीज़ों को भूल भी जाते हैं, है ना? और कई बार हम विकास अच्छा सीखते हैं, कई बार गलत सीखते हैं। बच्चे अगर आपको प्रणाम करना सीख रहे हैं, सलाम, नमस्ते करना सीख रहे हैं, तो गाली देना भी सीख रहे हैं। है ना? नेचुरल चीज़ है ये, बिल्कुल हम जो है प्रैक्टिकल बात करते हैं। 2 साल का बच्चा जब क्यूट-क्यूट गाली देता है ना, तो आप बड़े खुश होते हैं। फिर जब वो 6 साल का होता है, तो उसी को पिटाई करता है कि गाली क्यों दे रहा है? सिखाई भी तो आपने ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। देखो, आगे बढ़ते हैं। शेष अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, तो शेष अवस्था की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं? शेष अवस्था में बच्चा इसमें विकास सबसे तीव्र गति से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट सबसे तेज़ गति से कौन-सी अवस्था में होता है? शेष अवस्था में। हमें लगता है बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में होता होगा विकास, है ना? ऐसा लगता है किशोर अवस्था में सबसे तेज़, नहीं, सबसे तेज़ होता है आपका शेष अवस्था में। आप देखेंगे एक बच्चा जो अभी इतना छोटा-सा पैदा होता है, बच्चा इतना सा होता है ना जब जन्म लेता है, और वो अचानक से आप देखेंगे 2 साल का होते-होते वो एक तो डेढ़ 2 फीट का हो जाएगा कम से कम, है ना? 2 फीट का हो जाएगा और वो भागने लगेगा, बात भी करने लग गया, दौड़ने लग गया, बैट भी खेल रहा है। तो सोचो कितनी फ़ास्ट उसका डेवलपमेंट हुआ है ना? तो सबसे फ़ास्ट डेवलपमेंट आपका होता है शेष अवस्था में। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था इसको हम कहते हैं। प्रतिवर्त क्रियाएँ होती हैं, ऐसी क्रियाएँ जो ऑटोमैटिक होती हैं, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे के सामने एक कोयला भी रखोगे, उसे उठा के और मुँह में डाल लेगा, क्योंकि उसके खाना है उसको। तो खाना भी उसके लिए प्रतिवर्त क्रिया है। आपके लिए तो कंट्रोल है। आप चाहें तो दोपहर को नहीं खाएँगे, चलो खाना काम में लगे हुए हैं, शाम को खा लेंगे। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करेगा, बच्चा रोने लगेगा, वो ज़मीन पे लेट जाएगा। बच्चे के लिए क्या है, वो चीज़ भी प्रतिवर्त है, ऑटोमैटिक होने वाली क्रिया है, उसको चाहिए वो उस समय पे। वो टाइम देख के नहीं सोता और टाइम देख के सुसु भी नहीं करता। वो बेड पे कर देगा, आपकी गोद में कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो ऑटोमैटिक चलेगा इसका काम। ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखता है आपका, यानी कि इसके हिसाब से इसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती सीखने की, कि आप जो है लिख के सीखेंगे बिल्कुल या काम करके सीखेंगे, एक प्लानिंग के साथ सीखेंगे, नहीं। ज्ञानेंद्रिय यानी कि जो उसको दिख रहा है, जो उसको सुनाई दे रहा है, जो वो टच कर पा रहा है अपने हाथों से या जीभ से, वही उसको ज्ञान है आपका। आप उसके सामने जैसी बातें करोगे, वो वैसी बातें सीखना स्टार्ट कर देगा। अगर आप उसको मोबाइल फ़ोन ज़्यादा दोगे, तो वो मोबाइल की चीज़ें सीखेगा, आस-पास की दुनिया से अलग हो जाएगा, दोस्त नहीं बनाते। ऐसे बच्चे जिनको आप बचपन में ही टेलीफ़ोन या मतलब टेलीफ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं और वो सोशल नहीं हो पाते। तो इसलिए अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं, तो कृपया करके उनसे फ़ोन से उनको दूर रखा करें। कम से कम 6-7 साल की उम्र तक बच्चे को फ़ोन से अलग रखना चाहिए। हालाँकि चलो दिन में थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया, आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, वो अलग बात है। लेकिन आजकल क्या है कि मम्मियाँ भी आजकल यही कर रही हैं कि हम काम में लग रहे हैं, तो बच्चे का क्या करें, बच्चे को तंग करेगा, बच्चा हमसे बात करेगा। तो उसकी बात से बचने के लिए उसको फ़ोन दे देते हैं, ले फ़ोन पकड़ तू अपना आराम से बेड पे लेट के। 4 घंटे हो गए उसको फ़ोन दो देखते-देखते। ज़िंदगी बर्बाद कर रही है ये चीज़ें। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इससे, तो आप कृपया करके बच्चों को फ़ोन से थोड़ा-सा दूर रखा करें।
क्योंकि उनको दैनिक जीवन में सोशल होने दो, पहले उनको दुनिया को जानने दो कि हमारी जो नेचर है, यार अभी-अभी इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया है, इस धरती को जानने दो, वरना बड़े होके वो इस धरती पे सर्वाइव करने लायक नहीं बचेंगे। वो दोस्त नहीं बना पाएँगे, लोगों से कैसे मिला जाता है पता नहीं होगा, कभी भी लड़ाई करेंगे, किसी को गाली देंगे। तो ये चीज़ें सोशल डेवलपमेंट उनका बहुत खराब हो जाता है, जो बच्चे दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखते हैं सारी चीज़ें, जो देखेंगे, जो सुनेंगे वही चीज़ें। माता-पिता और परिवार पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं छोटी अवस्था में बच्चे, है ना? सामाजिकता में वो अगर बात करें, तो अपने और परायों में फ़र्क करने जानने लगते हैं और इसकी प्रतिक्रिया भी वो दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपके एक छोटा बच्चा है और उसके घर का कोई सदस्य है, पास में आता है, तो वो एकदम खुश हो जाता है, हाथ-पैर हिलाने लगता है कि मुझे गोदी में उठाएँगे, है ना? लेकिन अगर कोई भेंडी सी शक्ल का बाहर से आदमी आया, देखने लगा उसको, तो बच्चा रोने लगेगा, है ना? अरे! क्या राक्षस देख लिया मैंने। हालाँकि उसके लिए वो अजनबी है ना? अब घर के में चाहे उसके जो पिता है ना, असली पिता, वो ही चाहे कैसे भी खतरनाक टाइप के दिखते हों, लंबी-लंबी मूँछें हो, इतनी साउथ इंडियन टाइप के विलन हों, तब भी बच्चा उससे प्यार ही करेगा, क्योंकि बच्चा उसको रोज़ ही देख रहा है। तो जो अपने व्यक्ति हैं उसके, जो इंट्रो वाले हैं, जो आस-पास के घर के लोग हैं, उनके साथ में बच्चा खुश रहता है। लेकिन जैसे ही कोई बाहर का सदस्य एंट्री करेगा, तो उसके सामने रोने लगता है बच्चा और उससे डर जाता है या छुप जाता है कहीं अपने किसी खिलौने के पीछे जाके। तो ये चीज़ प्रतिक्रिया देती है कि बच्चा अपने और परायों में फ़र्क जानने लगा है, यानी कि उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी आ चुका है। और बच्चा जो है, अपने खुद के जो आस-पास के लोग होते हैं, उनको देख के स्माइल करने लगता है, छोटा बच्चा। 3 महीने की उम्र में स्माइल आ जाती है। अगर आप उस बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा मुस्कुराने लगता है, 3 महीने की स्टेज में ये चीज़ आ जाती है। संवेग भी डेवलप होने लगते हैं, बच्चे को डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है, नाराज़गी, खुशी, ये सब गुण बच्चे में आ जाते हैं, शेष अवस्था में ही आ जाते हैं, 2 साल से पहले ही आ जाते हैं। आपने छोटी-छोटी वीडियो भी देखी होंगी, छोटे-छोटे बच्चे भी 2-3 महीने के भी गुस्सा दिखाते हैं, है ना? तो अगर उनसे कोई खाने की चीज़ आप छीन लो तो वो गुस्सा दिखाते हैं आपको। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्या हुआ? बार-बार एक ही मैसेज क्यों टाइप कर रहे हो? कौन कर रहा है भई ये? मैथ का भी क्लास शुरू कीजिए पेपर 2 का। करेंगे भाई, धीरे-धीरे करेंगे, एक-एक करके क्लास। एक साथ नहीं हो पाएगा। बीपीएससी का सिलेबस के बारे में चर्चा कर दीजिए। जितेंद्र कुमार, बीपीएससी का सिलेबस तो बहुत पहले से डिसाइड हो चुका है। चलो कर देंगे चर्चा। बट एक ही कमेंट को बार-बार मत किया करो, इससे इरिटेशन होता है, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। भाई वीडियो को लाइक तो करते रहो, ज़रा सब लोग जो है एक बार कमेंट को नीचे करके जल्दी वीडियो को लाइक करो सब लोग, फटाफट से। देखो फिर सेकंड स्टेज आती है आपकी, सेकंड स्टेज आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष की होती है। इसको प्री स्कूल स्टेज बोलते हैं हम, यानी कि प्राक विद्यालय, यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था। बच्चा स्कूल जाता है 6 साल की उम्र में हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से, है ना? 6 साल की उम्र में आप पहली कक्षा में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चा कहाँ जाता है? आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी जो होता है आपका, वो प्री स्कूलिंग है आपकी। और इसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल भी आजकल चलन में आ चुके हैं। प्री स्कूल आपके खुल गए हैं, जो प्राइमरी से भी पहले आपका 1.5 साल के बच्चे का एडमिशन लेते हैं और 1.5 साल से 6 साल तक की उम्र तक उनकी देखभाल करना, उनको छोटी-छोटी चीज़ें सिखाना, वो सब स्कूल का काम होता है। तो जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वो आजकल इसी प्रकार के काम कर रहे हैं कि वो अपने छोटे बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, प्री स्कूल में। तो ये प्री स्कूल स्टेज होती है 2 साल से लेके 6 साल वाली। खिलौनों में बच्चे की बहुत रुचि होती है इस समय पे। इससे पहले वाली शेषावस्था जो है, शेषावस्था में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, हालाँकि खिलौने में रुचि होती है, लेकिन ज़्यादा रुचि होती है बच्चे की खाने में और अपनी इंद्रियों की संतुष्टि में। खाना और निकालना बस, और उसके अलावा सोना। तो बच्चा यही काम ज़्यादा करता है शेष अवस्था में, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या करने लगता है, खिलौनों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय इसको कहते हैं, जो आंगनवाड़ी है ना वो। क्योंकि उसके बाद में आपका स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्कूल जाने से पहले की अवस्था जो है, कि स्कूल में कैसे बच्चा एडजस्ट करेगा, वही चीज़ सिखानी है आपको इससे पहले। तो आंगनवाड़ी वाले टीचरों की बात कर रहे हैं ये, इनके लिए तैयारी का समय है। भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था इस स्टेज को माना जाता है। 85% भाषा विकास आपका इस उम्र में हो जाता है। 6 साल की उम्र से पहले-पहले बच्चे का 85% भाषा विकास हो चुका होता है। बच्चा पूरी बातचीत करना सीख जाता है और इसमें हद से ज़्यादा सवाल बच्चा पूछता है आपसे। आपने नोटिस अगर आप करेंगे, अगर आपके आस-पास या आपके घर में, रिश्तेदार में कहीं ये 4-6 साल का बच्चा है, तो आपसे वो इतने सवाल करेगा, आप उसके जवाब देते-देते पक जाएँगे। अगर आप देखेंगे, अगर वो आपके साथ में कहीं रिक्शे पे जा रहा है या कार में आपके साथ कहीं रोड पे जा रहा है, तो आपसे पूछेगा ये कुत्ते भौंकते क्यों हैं? ये कुत्ता काला है, ये लाल क्यों है? इसकी मम्मी लाल थी क्या? ये लाल क्यों हुआ है कुत्ता? ये इसके मुँह पे जो सफ़ेद निशान है क्यों है? ये पेड़ जो है वो हमारे साथ-साथ क्यों नहीं चलते? है ना? पापा देखो पेड़ ना पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये भाग रहे हैं पेड़ हमारे, है ना? इसके पत्ती का रंग हरा ही क्यों होता है बताओ?
क्यों होता है हरा? अब पापा को पता नहीं, पापा साइंटिस्ट थोड़ा है, नहीं पढ़ा मैंने, तो कहाँ से जवाब देंगे? लेकिन फिर भी जितना कोशिश होता है उतने जवाब माता-पिता देते ही हैं, है ना? और बाकी टीचर्स, तो इस उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है शायद आगे। उत्सुकता और जिज्ञासा इसमें बहुत ज़्यादा भर-भर के, मतलब कूट-कूट के भरी होती है। उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रश्न पूछना, संवेदनशील अवस्था इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि भाषा सबसे ज़्यादा डेवलप होती है इस उम्र में, और बच्चा ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। अपनी नई दुनिया है ना, उसके लिए नई दुनिया है। अगर आप देखोगे, आप तुलना करके, तो पहले की और अब की तुलना करो। पहले जब हम छोटे थे, इस स्टेज में हुए होंगे और हम अपनी नानी के घर जाते थे, तो रास्ते में जो शहर पड़ते थे, उनको देख के ऐसा लगता था, क्या दुनिया है यार, है ना? रिक्शा आ रही है उधर से चल के, इधर से जो है बस जा रही है, पों पों, उधर से जो है कोई साइकिल आ रही है, उधर से कोई कार आ गई, है ना? उधर से एक बुढ़िया के बाल बेचने वाला आ गया उधर से, इधर से जो है कुल्फ़ी बेचने वाला आदमी आवाज़ लगा रहा है, कुल्फ़ी ले लो, है ना? तो मतलब वो एक ऐसा माहौल था, जिसमें हमें खुशी मिलती थी। और आज आप शहर की भीड़-भाड़ में जाएँगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तो क्योंकि उस समय पे वो चीज़ नई थी, तो हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि हम इसको जानें, इसको देखें, और बाद में क्या होता है, बाद में वो चीज़ ऐज़ यूजुअल हो जाती है। शुरू-शुरू में तो गर्लफ्रेंड भी बड़ी अच्छी लगती है ना, वाह! रेशमी ज़ुल्फ़ें, है ना? गुलाबी गाल, पंखुड़ियों जैसे होंठ हैं, आपकी बातें कितनी प्यारी हैं, है ना? उसकी आवाज़ भी आपको जो है कोयल से ज़्यादा मीठी लगती है, और बाद में चुड़ैल, तू तो राक्षस है, भूतनी है ना? बाद में ये होता है। तो शुरू-शुरू में चीज़ें जब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं रिलेशन में या किसी भी चीज़ में, नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर रहती है, इसलिए वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब जान लेते हैं तो फिर मान लेते हैं, है ना? उसके अलावा जो है इस उम्र में क्या होता है भाई साहब, आपका अनुकरण। यानी कि बच्चे जो है नकल करना शुरू कर देते हैं। नकल शुरू नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा नकल करते हैं। जो उनके माता-पिता काम करते हैं उसको देख-देख के सेम वही रिपीट करते हैं। जैसे अगर पापा जो है शेविंग कर रहे होंगे, उन्होंने अपने चेहरे पे क्रीम लगाई है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा भी साबुन रगड़ लेता है अपने, मैं भी शेविंग करूँगा, है ना? बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। मम्मी खाना बनाती है तो उसको देख के मैं भी खाना बनाऊँगा, उसके लिए छोटे-छोटे खिलौने भी लाने पड़ते हैं फिर। तो अनुकरण काफ़ी ज़्यादा होता है। बातों का भी आपकी अनुकरण करते हैं, आपकी आवाज़ का भी अनुकरण करते हैं बच्चे छोटे-छोटे, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेज पे आते हैं। यहाँ तक की बातें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भई आपको? क्लियर है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? बताओ एक बार ज़रा। अभी सीटेट के एग्ज़ाम होने में टाइम है। हाँ, टाइम तो है, लेकिन अभी से तैयारी करोगे तभी टाइम आपका यूज़फुल रहेगा, वरना बाद में फिर बौखला जाते हैं, है ना? सर मैं बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और ग्रेजुएशन बीकॉम से किया था। तो सीटेट में कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, सोशल या मैथ? आपको करना चाहिए वैसे सोशल साइंस, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट होता है ना, उससे कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर ग्रेजुएशन आपका सोशल साइंस से, तो आप सोशल साइंस से ही करो। ओके? नहीं, थोड़ी देर पहले चले गए थे। अच्छा, हँसी आ रही है आपको? अच्छा, मेरी बात पे हँसी आ रही है आपको, ठीक है। अनुकरण मतलब नकल, हाँ, इमिटेशन, इमिटेशन को ही कहते हैं। टाइमिंग ऑफ क्लास, क्लास का टाइमिंग आपका वो है 9 बजे का है, शाम को 9 बजे, रात को। चलिए, नेक्स्ट स्टेज है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 साल से 12 वर्ष तक आपकी चलती है। इसको उत्पादी या उद्यमी अवस्था कहते हैं आप। वजह ये है कि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है शारीरिक रूप से। मतलब अभी तो बच्चा छोटा था तो घर में ही था, वो ज़्यादा बाहर निकला नहीं था। अब क्या है, 6 साल के बाद में बच्चा एक तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, सबसे पहला काम तो ये होता है। उसके बाद में बच्चा दोस्त बनाना स्टार्ट कर देता है, अपने पड़ोस में उसके 10-15 दोस्त बन जाएँगे। तो बच्चा जो है, शरीर में इतनी एनर्जी होती है इस समय पे, और बच्चा जो है एक्टिवनेस, क्योंकि उसको नए-नए काम करना सीखना है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्शन में आ जाता है। चीज़ें उठा के फेंकेगा, खिलौने की मुंडी निकाल के देखेगा इसके अंदर है क्या, है ना? आपका प्लेट पे फेंक-फेंक के मारेगा, उसकी आवाज़ में मज़ा आता है उसको। घर में कोई अलग प्रकार के चीज़ें होंगी, आपकी टीवी या कुछ भी, उसको खोल देगा वो। तो मतलब इस तरह के नए-नए काम ऐसे करता है, और घरवाले उससे परेशान हो जाते हैं, है ना? कभी पेड़ पे चढ़ना, कभी छत से कूद जाना, तो ये इस तरह के काम। तो इसलिए इसको उद्यमी अवस्था भी कहते हैं आप। क्या कहते हैं? उद्यमी अवस्था, यानी कि इसमें जो है बच्चा बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, शैतान का भी बाप है ये बच्चा तो। तो ये वाली चीज़ आ जाती है इस स्टेज में आपकी। प्रारंभिक स्कूल अवस्था इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। गिरोह अवस्था इसी को कहते हैं। वजह क्या है गिरोह अवस्था कहने की? गैंग एज, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा दोस्त ज़्यादा बनाने लगता है और टोली बना के घूमने लगते हैं बच्चे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको गैंग एज कह देते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा
ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो कई बार दिमाग में आता है ग्रुप तो हम किशोर अवस्था में बनाते हैं, तो किशोर अवस्था को क्यों नहीं कहते हैं हम, गैंग एज, है ना? दिमाग में आता है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग है। किशोर अवस्था में गैंग नहीं बनाता बच्चा। हालांकि बच्चा जो है वो अपने स्कूल के 4-5 दोस्त रखता है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। गैंग जो बनती है एक्चुअल वाली, वो बनती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था में, 6 से 12 साल की उम्र में। तो ये याद रखना गिरोह अवस्था किसको कहते हैं। सृजनात्मकता आपकी बढ़ने लगती है, थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है इसमें, है ना? इसमें बच्चा जो है नई नई तरीके से तर्क करना सीख जाता है, तार्किक चिंतन भी कह सकते हैं इसमें आ जाता है आपका। इस स्टेज में आपका तार्किक चिंतन भी आ जाता है, और बच्चा इसमें थोड़े थोड़े गणितीय चीजों को सीखने लगता है, जोड़ना घटाना, है ना, तुलना करना, छोटे बड़े में अंतर करना, मोटे पतले में अंतर करना, ये चीजें, रंगों को छांट देना, वर्गीकरण कर देना, रंगों की पहचान हो जाती है, ये चीजें इसमें आ जाती है। पढ़ने में बच्चे की रुचि बढ़ने लगती है इस उम्र में, और साथ में लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता है, क्योंकि भैया गैंग बना रहा है तो लड़ाई झगड़ा भी करेगा ही, है ना? तो ये अवस्थाएं, इस अवस्था की विशेषताएं होंगी आपकी, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले चरण पर। और अगला चरण है आपका यहाँ पर किशोर अवस्था, जो 12 साल से 18 साल तक आपका चलेगा। देखो अभी क्या है, अभी हमने बड़े सिंपल सिंपल वाली चीजें देखी हैं। चाहे वो शेष अवस्था हो, चाहे वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था हो, इसमें बच्चा ऑटोमेटिक प्रकृति के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन उसने बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ली। टेंशन वाली अवस्था अब आपकी स्टार्ट हो गई। कहते हैं ना, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और जिंदगी में परेशानियां आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चे की टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अब टेंशन वाली अवस्था आ चुकी है भैया, किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा टेंशन रहती है बच्चे को। हमें लगता है कि हमें टेंशन है, नहीं, हमें किशोर अवस्था में इससे ज्यादा टेंशन थी। क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जब आप बड़े होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी कि आप वयस्कता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो इतनी सारी नई नई चीजें चेंजिंग होते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, तीनों प्रकार से। फिजिकली तो यही होता है कि आप बड़े दिखने लगते हैं, है ना? लड़के होंगे तो आपकी मूछें आनी स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी सी, है ना? चेहरे पे थोड़े पिंपल्स भी निकलेंगे। और लड़की होंगी तो शरीर में के आकार में बदलाव होता है ना? आपका पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब किशोर अवस्था में। तो शरीर में नया चेंज हुआ है, हार्मोनल चेंजेस हुआ, तो क्या होगा उससे? बड़ा अनकंफर्टेबल जोन में आप चले जाते हैं। मतलब ये चीजें ऐसी ऐसी होती हैं जिसको आप बताना नहीं चाहते लोगों को, है ना? समाज के सामने आपकी ये बातें ना आए, आपको अजीब लगता है कि मेरे अंदर क्यों ये बदलाव हो रहे हैं। अब जैसे थोड़ी थोड़ी मूछें लड़कों की आनी स्टार्ट होती है, वो बड़ी इरिटेट करती हैं, है ना? ऐसा लगता है कि यार मेरा इतना अच्छा फेस था, साफ सुथरा, ये बाल क्यों आ रहे हैं? और वो जब बाद में पूरे आ जाएं तो अच्छे लगे भी, लेकिन शुरू में आते हैं वो थोड़े थोड़े से, तो वो बड़े बेकार लगते हैं। उसी प्रकार से लड़कियों के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो बाहर किसी से बताना नहीं चाहती, इरिटेशन भी होता है, परेशानी भी होती है, पेनफुल चीजें हैं, तो वो भी किसी के साथ में डिस्कशन नहीं हो सकती, शर्म आती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए इसमें तनाव बढ़ता है आपका। अब उसके साथ में क्या होगा, सोशली भी आप कटना स्टार्ट होते हैं। मतलब आपको सोशल बनना भी है, लेकिन बचना भी है। बहुत सारी चीजों में आप चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी बात सुने, लोग मेरे दोस्त बने, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से पूरी नहीं होती है। सभी लोग आपको पसंद करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्कूल में आपकी खिंचाई भी होती है, आपके ग्रुप्स के लोग आपकी मजाक भी बनाते हैं, सब झेलना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपका करियर, जो आपका सोशल स्टेटमेंट होता है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग होती है आपकी कि आप बड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इनकी तरह बनूंगा, या आपका कोई आइडियल होता है या कोई हीरो होता है आपका कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ। तो आपको अपने करियर की भी टेंशन होने लगती है। और बाकी लोग, जो समाज के लोग हैं, वो आपको बड़ा मानेंगे भी नहीं, क्योंकि 15-16 साल में या 14 साल में आपको बड़ा माना नहीं जाता। लेकिन आपको लगने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी पहचान ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको स्वायत्तता कहते हैं। तो आप अपनी पहचान ढूंढते हैं कि मेरी समाज में क्या इज्जत है, क्या रेपुटेशन है, क्या जगह है समाज में। ये चीजें आपके अंदर आने लगती हैं किशोर अवस्था में। आप देखते हैं शब्दों के हिसाब से, ये जटिल अवस्था है, तनाव की अवस्था है। जटिल इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे अजीब अजीब से परिवर्तन होते हैं। और जटिल इसलिए है क्योंकि इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब बच्चे को खुद नहीं समझ आता कि मैं किस तरफ हूँ, मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। तो ये चीजें दिक्कत करती हैं। शारीरिक संरचना में बदलाव आएगा, जो अभी अभी मैंने बताया, लड़कों के भी लड़कियों के भी, दोनों के ही शरीर में बदलाव आने लगता है। लड़कों के सिर्फ मूछें ही नहीं आती, बल्कि शरीर में भी मस्कुलर बॉडी होनी स्टार्ट हो जाती है, कंधे की हड्डियां चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह के परिवर्तन आपको दिखेंगे। प्रजनन अंगों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है ना? प्रजनन अंग यानी कि जो आपके, जो बच्चा देने के लिए, एक मनुष्य हो या जानवर हो या कोई पशु हो, सभी प्रजनन करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं।
तो प्रजनन अंग होते हैं आपके, वो इंटरनली परिपक्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरनली मतलब आपके शरीर के अंदर मौजूद पहले से ही हैं, लेकिन अब उनमें एक्टिवनेस स्टार्ट हो गई। जैसे कि आपका अभी बात की थी हमने शारीरिक बदलाव की, वो चीज़ है। लड़कियों के शरीर लड़कों की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। ये आगे शायद एक इसमें कुछ छूट गया है कोई पॉइंट, मैं यही लिखना चाह रहा था। लड़कियों का जो शरीर होता है वो लड़कों की तुलना में ज़्यादा वृद्धि करता है। यानी कि शारीरिक वृद्धि की अगर बात करेंगे, तो किशोर अवस्था वाली जो स्टेज होती है, लड़कियाँ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं लड़कों की अपेक्षा। तो इसमें जब शुरुआत चलती है 12 से 15 साल के बीच वाली, तो इसमें लड़कियों का शरीर लड़कों की तुलना में ज़्यादा वृद्धिशील होता है। ठीक है? स्वायत्ता का भाव आने लगता है। स्वायत्ता का मतलब यही होता है कि मेरी अपनी पहचान क्या है, मेरा अपना वजूद क्या है। फैमिली में भी आप अपनी जगह ढूँढने की कोशिश करते हैं कि सभी लोग मिल के डिसीज़न लेते हैं, मेरे से क्यों नहीं पूछते? अगर घर में पेंट भी करा रहे हैं, तो मेरे से क्यों नहीं पूछा? मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ, मुझसे भी पूछना चाहिए मेरे कमरे में कौन-सा पेंट होगा, है ना? तो स्वायत्ता वाला भाव इसमें आता है, आप अपनी पहचान ढूँढना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, ये चीज़ें। तो अपना खुद के बारे में कुछ चीज़ें जानना। संज्ञानात्मक विकास आपका परिपक्व हो जाता है इस अवस्था में आपका। ये जीन पियाजे के हिसाब से भी 4th स्टेज होती है आपकी 12 से 18 वाली। तो ये जीन पियाजे वाला आगे पढ़ेंगे। कल्पना शक्ति आपकी बढ़ने लगती है, आप सृजनात्मकता भी आपकी उच्च स्तर पे चली जाती है, आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, नई-नई चीज़ें कर पाते हैं। निडरता होती है आपके अंदर, निडरता, यानी कि आप डरते नहीं हैं, है ना? किशोर अवस्था में आप वयस्क से भी ज़्यादा निडर निडर होते हैं, क्योंकि वयस्क आप हो जाते हैं, फिर तो आप सोच समझ के निर्णय लेने लगते हैं। सड़क पे आप किसी से लड़ाई नहीं करेंगे अगर आप बड़े हैं। आपको पता रहता है कि इससे मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा पैसे भी खराब हो सकते हैं, है ना? कुछ भी सोशली भी मेरा इमेज खराब हो सकती है। लेकिन किशोर अवस्था में अगर कोई आपको कुछ टू भी बोल दिया ना सड़क पे, तो आप उससे लड़ने लग जाते हैं, है ना? या आप जो है डरते नहीं हैं किसी भी काम को करने से। कुछ भी करने के लिए आप एकदम तत्पर रहते हैं, पहाड़ पे चढ़ जाएँगे आज ही, है ना? तो निडरता ज़्यादा रहती है। अपोज़िट सेक्स की तरफ में झुकाव होता है, आपको लड़कों को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़के अच्छे लगने लगते हैं। बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हो जाएँगी, नहीं, लेकिन सिर्फ़ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रुचि बढ़ जाती है। तो जैसे बॉडी में चेंजेज़ हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेज़ भी हो रहे हैं, तो इसलिए आपने देखेंगे कि इस उम्र में जो है लड़का-लड़की में अट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। कुछ लोग उसको प्यार-व्यार समझ लेते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। प्यार-व्यार जैसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ आपका एक केमिकल लोचा है, आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर चेंजेज़ हो रहे हैं, है ना? आप देखेंगे आप लोग या कोशिश करो इमेजिन करने की, आपकी किशोर अवस्था में अगर आपने कोई दोस्त बनाई होगी, लड़की आपकी फ्रेंड होगी, तो वो आपको बड़ी अच्छी लगती है उस समय पे और आप देखोगे आप तो आप कहोगे अबे इस कलूटी से मैं फ्रेंडशिप कर रहा था, इससे रिलेशन में था मैं, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय पे वो अच्छी इसीलिए लग रही थी क्योंकि आपका शरीर में परिवर्तन हो रहा था। उसके बाद में जब आप परिपक्व हो जाते हैं, फिर आप दिमाग से और दिल से मतलब सोच समझ के फिर डिसीज़न होते हैं, फिर आपका ऐसा वाला नहीं होता, नेचुरल वाला नहीं होता। तो ये जो नेचुरल इंटरेक्शन होता है, वो सिर्फ़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर चेंजेज़ हो रहे हैं। तो आप झुकाव आपका होने लगता है, ठीक है? संवेगात्मक अस्थिरता होती है आपकी, इमोशनली डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, इमोशंस आपके टिकते नहीं हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आप शांत हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप किसी से अटैच हो जाते हैं। 1 दिन लगता है प्यार होने में, किशोरावस्था में लड़कों को 1 दिन लगता है बस। आज किसी को देखा बस से जा रहे थे, एक लड़की साइकिल से जा रही थी, तेरे भाई को आज प्यार हो गया। तेरी भाभी मिली आज, है ना? अगले दिन से उसके पीछे-पीछे, अगले दिन से 2 दिन हुए, प्यार हो गया, तीसरे दिन तो प्रपोज़ ही कर दिया जाके। 1 हफ्ते बाद पता चला, वो तो किसी और से पहले से ही, है ना? तो यहाँ पे होता ऐसा ही है, चुटकियों में हर चीज़ होती है। इमोशनली आप जो है एकदम से ही डिसीज़न लेते हैं और आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। सामने से किसी ने बोला कुछ, एकदम आप जो है उससे लड़ने लग जाएँगे। इमोशनली आप स्टेबल नहीं रहते और आपको रोना भी इस स्टेज में एकदम आ जाता है बहुत जल्दी। तो इस इमोशनली आप इसमें थोड़े से ऊपर-नीचे ऐसे चलते रहते हैं। अवास्तविक आकांक्षाएँ यानी कि ऐसी उम्मीदें पालना जो सच नहीं हो सकती। ऐसी उम्मीदें पालते हैं जो सच भी नहीं हो सकती। बहुत अजीब-अजीब प्रकार की, कि मैं ना बड़े होके एरोप्लेन को बिना ईंधन के चला दूँगा। बिजली जो है ना, मैं बिजली अपने हाथों से ऐसे उँगली करा करूँगा, बिजली आ जाया करेगी। तो इस प्रकार की आपकी यार ये ना देश हमारा ठीक नहीं चल रहा। जब मैं बड़े हो जाऊँगा ना, हर गाँव-गाँव में मेट्रो पहुँचा दूँगा। तो मतलब इस प्रकार से आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं अपनी, जो बड़ी काल्पनिक रूप से होती हैं।
क्योंकि इसमें आपके शरीर में उत्थान होता है, उच्चता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग भी एकदम नई-नई चीज़ें सीख रहा है, अभी-अभी परिपक्व हुआ है। तो जब अभी-अभी परिपक्व हुआ है तो नई-नई चीज़ें तो सोचेगा ही वो। तो ये चीज़ें होती हैं। इसको आप किशोरावस्था को वयस्कता की दहलीज भी कहते हैं। क्योंकि इस ये अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, बड़े होने जा रहे हैं, यानी कि वयस्क होने जा रहे हैं, तो इसलिए इसको दहलीज कहते हैं। दहलीज का मतलब होता है दरवाज़ा। आपका जो चौखट होती है ना आपके दरवाज़े की मेन, उसको दहलीज कहते हैं। ये फ़ारसी का शब्द था। तो वयस्कता की दहलीज इसको हम कहते हैं। किसको? किशोरावस्था को। ठीक है जी, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? बताओ कैसी लगी आपको क्लास भाई? कमेंट करके बताओ ज़रा मुझे भी। हुँ, बचपन का प्यार, हाँ, बचपन का प्यार मेरे भूल ना जाना रे। क्या था वो? मुझे याद नहीं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हाँ, वो एक इस तरह से एक सॉन्ग भी आया था। बताओ भई, गुरुजी आपकी फ्रेंड काली थी क्या? मेरी थी नहीं। मेरी काली नहीं, मेरी गोरी भी नहीं थी। मेरी तो बनी नहीं आज तक। स्कूल में, और वैसे भी मैं लड़कों वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे तो लड़कियों के साथ पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो कहाँ से क्या ही करता मैं, है ना? हम पढ़ते लड़कों वाले स्कूल में पढ़ते थे हम तो। नाइस क्लास। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है 1 घंटा वैसे भी हमारी क्लास को हो गया है, तो यहीं पे ख़त्म करें आज की क्लास। बाकी नेक्स्ट कल कर लेंगे, है ना? क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। अब तो डेली ही आपकी क्लास चलेगी। तो इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके। और तो क्या क्या सीखा आज आपने, कैसी लगी क्लास आपको? फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करके मुझे बताना। और कुछ पूछना अगर आपको है तो पूछ सकते हो। अभी मैं लाइव हूँ, अभी जा नहीं रहा हूँ। क्योंकि ये हमारा बिल्कुल प्रोसेस पहले भी था, अभी भी रहेगा, कि हम जो है क्लास के अंत में 5 मिनट डिस्कशन करा करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी पूछे जाते हैं, तो वो सब चीज़ें बाद में आपके डाउट क्लियर हो सके, तो मैं आपसे डिस्कशन हर रोज़ किया करूँगा इस तरह से। बचपन याद आ गई सर जी। आना चाहिए, बचपन याद आना चाहिए। आप गुस्से वाले थे ना सर? हाँ, पहले मैं बहुत गुस्से वाला था। अभी क्या है कि समझदारी आ गई है, बस तो कंट्रोल अपना सीख गए हैं चीज़ें। पहले मैं किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है हद से ज़्यादा। मेरी ये उँगली जो है ना, यहाँ से मेरा ठुका हुआ है हाथ, मैं दीवार में पंच मारता था। दीवार में, दरवाज़े में, कोई भी, मतलब घरवालों ने कुछ बोल दिया तो फोड़ दिया, कुछ भी रख के। मैंने अपने जो जीने की दीवार होती है ना, सीढ़ियों वाली दीवार, वो दीवार गिरा दी थी मैंने पंच मार-मार के। खून भी निकला था। तो वो था, उस समय पे था। ये बातें मैंने किसी को बताई नहीं है, मेरे से पोल खुलवा रहे हो आप। मेरे घरवाले देखेंगे। हाँ जी। बहुत अच्छी क्लास थी। बाइसेप्स गज़ब है। अच्छा, तो बाइसेप्स देख रहे हो आप मेरे? हाँ। सर अब लाइव में थोड़ा ना बताएँगे, तो मेरे घर आके पूछ लो फिर, हाँ। सुपर टैट का वीडियो डाल दीजिए। सुपर टैट का 3 बजे क्लास हुआ था, आज भी हुआ था, सर्च कर लो आप यूट्यूब पे, सुपर टैट के नाम से आ जाएगी आपको। सुपर टैट बाय एसए टीचर अकेडमी लिख लेना। हुँ। मज़ा आ गया सर। अच्छा। केवीएस की एज लिमिट क्या है? केवीएस की पीआरटी की तो 30 साल है, टीजीटी की 35 और पीजीटी की 40। और कुछ? सीटेट ऑफिस से कॉल भी आता है क्या? हमें कॉल आया और बोल रहा था कि आपका 79 नंबर आ रहा है। अगर आपको 90 कराना चाहते हैं तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अरे भाई साहब, फ्रॉड होगा कोई आपको कॉल करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता। सीटेट एग्जाम ले रहा है वो, क्या दलाली थोड़ा कर रहा है। ऐसा कोई कॉल आपके पास नहीं आता। भैया टीचर की एज बता दीजिए, कितनी एज तक टीचर बन सकते हैं? देखो अलग अलग जगहों का अलग अलग है। दिल्ली और केवीएस की बात करोगे तो 30 आपकी पीआरटी की है। बाकी यूपी उत्तर प्रदेश की बात करोगे, स्टेट लेवल पे 40 है आपकी। जी। और कुछ? पेड क्लास चाहिए था। पेड नहीं चला रहे भाई हम, अभी तो कोई पेड नहीं है, फ्री है। जब फ्री में मिल रहा है आपको पेड जैसा कंटेंट, तो फिर पेड क्यों मांग रहे हो बताओ? नोट्स ले लो, नोट्स पेड हैं आपके। नोट्स ले लो ऐप पे जाके, ये ऐप है हमारा एससी टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ईवीएस की क्लास लगा दो सर, इंग्लिश के नोट्स। ईवीएस की भी लगेगी, सारे सब्जेक्ट की लगेगी, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है। हम्म। मुझे लगता है नए बच्चे बहुत हैं अब, है ना? कौन कौन है फ्रेशर बच्चे जो पहली बार सीटेट देंगे? बताना जरा एक बार, मुझे प्रेजेंट लगाना।
हाथ उठाओ अपना। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं? बताओ जरा। फ्रेशर, या आप बीएड या डीएलएड अभी कर ही रहे हैं? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी डीएड बीएलएड कर ही रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो इंग्लिश में भी लिखा करिए। लिखा तो है, इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं, सारे सारे नाम सारे हेडिंग मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं। साइंस भी करवाओ, साइंस भी कराएंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। मौर्य सूरज फ्रेश, अच्छा पूजा त्यागी है फ्रेशर। श्रीजय, श्रीजल राय, ओके। मुस्कान सोनी, सरल तोमर, हिमांशी ठाकुर, पूजा कुमारी, अच्छा। टाइमिंग ऑफ क्लास बता दीजिए। 9 बजे का टाइम है आपका क्लास का। और कल 8 बजे भी करेंगे एक क्लास, सीडीपी की 8 बजे रखेंगे। सीडीपी की 8 बजे रखेंगे, उसके बाद 9 बजे एसएसटी की रखा करेंगे। काफी सारे बच्चे हैं जो अब नए हैं ना। ओके। इंग्लिश में नोट्स चाहिए सर? करते हैं, इंग्लिश का भी जुगाड़ करते हैं भाई, आपका इंग्लिश में भी देंगे आप। यस सर, अभी बीएड में एडमिशन, मेरा फर्स्ट क्लास है आज, अच्छा लगा, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लियर समझ में आता है। हुमैरा शेख, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, मैं चली। नाइस क्लास टीचर जी। मैं चली, इससे मुझे सॉन्ग याद आ गया, मैं चली मैं चली, है ना? सॉन्ग था वो पुराना टाइप का। चलो अच्छी बात है। इस बार मैं दूसरी बार पेपर दिया है, अच्छा। सेकंड टाइम में। दीक्षा, आपकी मम्मी कान खींचेगी? मेरी मम्मी क्यों कान खींचेगी? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया भाई? हाँ, रूपा कुमारी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, 3 4 बार सीटेट दिया है। अच्छा, नूरे सबा। क्यों भाई 3 4 बार सीटेट दे दिया, क्या गलती हो रही है? पहचान करो भाई, क्या गलती हो रही है आपकी। हाँ, मैं तो बताता भी हूँ यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें क्लासेस करते हैं हम, तो उसमें पहचान करा करो कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, किस चीज़ में गलती हो रही है। हम्म। चलो ठीक है। चलो वीडियो को लाइक तो कर दो, आज 500 लाइक अभी कंप्लीट भी नहीं करे, अभी बाकी हैं कुछ। 500 कर दो भाई जल्दी से, क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है, नए स्टूडेंट जितने भी थे देख लिया मैंने, बहुत सारे बच्चे हैं, और कुछ हिंदी भी लो डेली। भाई एक साथ में बहुत सारी क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अकेले ही हूँ मैं। तो पीछे भी बैकग्राउंड में तैयारी करनी पड़ती है, पीपीटी बनानी पड़ती है, कंटेंट छांटना पड़ेगा पहले। पहले किताबों से या किसी भी चीज़ से आपका कंटेंट लिखो, फिर प्रीवियस पेपर से एनालिसिस करो सारी चीज़ों को, उसके बाद में पीपीटी बनाओ, उसके बाद में उसको एडिट करो। तो बैकग्राउंड में ना इतना सारा वर्क हो जाता है कि यहाँ अगर 1 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे का काम पीछे होता है। मतलब अगर यहाँ आज 1 घंटे की क्लास की है ना मैंने, तो 2 घंटे इसका वर्क पहले चलता है। तो इसलिए टाइम लगता है क्लासेस में, ऐसे नहीं होता कि अचानक से यहाँ आके खड़ा हुआ मैं और एकदम से पढ़ा दिया आके। तो तैयारी लगती है इसको, मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्लासेस की, कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लास ये नहीं कि मैं एक दिन में जो है आपकी 7 8 क्लास ले लूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। वो मेरे हाथ में है, वो मुझे पता है कैसे होगा। तभी तो इतनी जल्दी क्लास स्टार्ट की है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएं। चलो ठीक है, कुछ और पूछना हो तो बताओ, वरना तो फिर क्लास को फिनिश कर रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल। गुड नाइट सभी को। बाय बाय, टेक केयर।